हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है जहां हम स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं, आइदर एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। जहां हमने ऑलरेडी पेपर 2 अकाउंट्स में स्टडी नोट 2 एंड स्टडी नोट 3 दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 पे पूरा डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस हमारी नहीं किए तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है फॉर स्टडी नोट 1 दैट इज चैप्टर नंबर 1। अब चैप्टर नंबर 1 में हम सबको पता है कि बहुत सारी हमारी यूनिट्स हैं। ओवरऑल ये 7 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट पे हम एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड करेंगे जहाँ पे हम उस पर्टिकुलर यूनिट का एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड मैच द फॉलोइंग पे कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं किए तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल के ना सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट हैं। इसके अलावा बिट क्वेश्चंस के भी हमने क्लासेस अपलोड किए हुए हैं, ई बुलेटिन्स की क्लासेस अपलोड की हैं एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी क्लासेस हमने अपलोड की हुई है। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसकी हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट की लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप चाहो तो वो सारी की सारी क्लासेस अपनी कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग बेसिक्स। एंड अकाउंटिंग बेसिक्स किससे रिलेटेड? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन से। जहां हम लोग देखेंगे अपना पहला यूनिट रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अच्छा, एक और चीज़ पे डिस्कशन हम कर लें कि हमने किसी भी तरह का कोई पीडीएफ नहीं प्रोवाइड किया, रीज़न बीइंग कि स्टडी मटेरियल सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। अगर फिर भी आपके पास नहीं होगी स्टडी मटेरियल तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का एमसीक्यू सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट करेंसी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब देखो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली यही बोलता है कि हम बुक्स में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कन्वर्टेबल इनटू मनी है, एंड जो नॉन कन्वर्टेबल इनटू मनी हम उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है ह्यूमन रिसोर्स। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें, दैट इज़ वो लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वो कंपनी का सबसे बड़ा एसेट होते हैं। बट क्या हम उसको बुक्स में कहीं पे भी एसेट के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं? कभी देखा है एसेट में ह्यूमन रिसोर्स? नहीं देखा है। न देखने का रीज़न है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कहता है क्योंकि हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, in the ruling currency of the country in which books of accounts are prepared, in the currency set by Ministry of Finance or in the currency set by government। बट ऑब्वियस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। कह रहा है कि रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो रही है। बट ऑब्वियस अगर हम इंडिया में बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करें तो वो हम किस करेंसी में बनाएंगे? रुपीज़ में। रीज़न भी कि यहाँ की रूलिंग करेंसी क्या है? रुपीज़ है। क्लियर? इसके अलावा हम एक और बात बता दें कि हमने हर एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पे, प्रिंसिपल्स पे, अजम्पशंस पे क्लास अपलोड की हुई है, जहां हमारा 7 to 8 मिनट का हर एक टॉपिक पे डिस्कशन है। उसके लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से अगर आप ये कॉन्सेप्ट दैट इज़ रिलेटेड टू अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स क्लियर कर लो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मटेरियलिटी, मैचिंग और पीरियोडिसिटी। अब देखो, एज पर मैचिंग कंसेप्ट यही बोला जाता है कि अगर हम बुक में 10 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस 10 रुपये को अर्न करने के लिए हमारा जितना भी खर्चा हुआ है, लेट्स से 8 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ है, तो हमें उसको भी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। जनरली हमारा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि ये जो 10 रुपये हमें हाथ में मिला यही हमारा प्रॉफिट है। कभी भी नहीं। खुद सोचो, अगर हमने 10 रुपये का सामान मार्केट में बेचा है तो क्या वो 10 रुपये का सामान हमें कहीं से फ्री में मिला होगा? नहीं। उस 10 रुपये के सामान को हमने चाहे तो मार्केट से खरीदा होगा या बनाया होगा। तो खरीदने में और बनाने में, दैट इज ट्रेडिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में, दोनों में ही हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आती है। तो हमें मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर हमें करेक्ट पोजीशन जाननी है, दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू जानना है, दैट इज करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जानना है अपने बिजनेस का, तो उसके लिए अगर आपने 10 रुपये का रेवेन्यू बुक्स में रिकॉर्ड किया तो इस 10 रुपये को अर्न करने के लिए जितना भी आपने खर्चा किया होगा आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे पैरेलली। क्लियर? तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि हम एक्सपेंस को जो डिटरमाइन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट।
नेक्स्ट, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स रिजल्ट इन, आप देखो अगर क्रेडिटर्स की अमाउंट डिक्रीज हुई इसका मतलब क्रेडिटर को पेमेंट किया गया होगा। तो अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो बट ऑब्वियस हमारा क्या होगा, क्रेडिटर डिक्रीज करेगा, दैट इज लाइबिलिटी डिक्रीज करेगी। बट लाइबिलिटी के साथ साथ कैश और बैंक भी तो डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि हमने किसी ना किसी फॉर्म में उनको पेमेंट किया होगा। तो हमारा असेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन असेट और नो चेंज इन असेट, बी डिक्रीज इन कैश। नेक्स्ट, राम परचेज्ड अ कार 10,000 rupees, paid 3,000 as cash and balance amount will be paid in 3 equal installment. Due to this, अब आपको बताना है कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देख लो, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि असेट इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है। कह रहा है हमने एक असेट खरीदा कितने का, 10,000 का। तो 10,000 से हमारा क्या हो गया बेटा, असेट बढ़ गया। 3,000 हमने पे किया, माइनस कर दिया 3,000, हमारा 3,000 से कैश दैट इज असेट डिक्रीज हो गया। एंड बैलेंस अमाउंट विल बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया है, लाइबिलिटी ले ली, दैट इज हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब हमारा 7,000 से लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। तो देखो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया है, टोटल असेट इंक्रीज बाय 10,000, टोटल लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय 3,000, asset will increase by 7,000 with corresponding increase in liability by 7,000। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, असेट 7,000 से बढ़ा और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी 7,000 से बढ़ी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ, बट ऑब्वियसली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सेम क्वेश्चन पे हमने ऊपर डिस्कशन किया था और हम बार बार बता रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट्स पे हमने ऑलरेडी क्लासेस अपलोड की हुई है, उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लास आप देख लेते हो तो आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर द, आप देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट किस लिए बनाया जाता है, इसलिए क्योंकि हमें करंट ईयर पे एक्सपेक्टेशन होती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि फ्यूचर में कुछ पैसा हमें डेटर्स पे नहीं करेंगे। अब अगर डेटर्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एंटिसिपेटेड लॉस है। और एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट और एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि अगर हमें किसी भी तरह का कोई एंटिसिपेटेड लॉस दिख रहा है तो हम उसको तो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो प्रोविजन किस वजह से बनाया जाता है, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, दैट इज बी। नेक्स्ट, फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, दैट इज बी। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में हमने डिटेल में इस पर डिस्कशन की है, तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ये टॉपिक क्लियर कर लेना। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड ऑफ फिगर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्योंकि मटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है ना कि आप सारे मटेरियल आइटम को बुक्स में दिखाओ, जितने भी इमटेरियल आइटम है आप उसको स्किप करो। तो ओमिशन ऑफ पैसा अब जैसे दिया है 40.40, तो आप इसको स्किप कर सकते हो और इसको राउंड ऑफ करके 41 कर दो। क्लियर। तो ये होगा ड्यू टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज सी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटर पेड इज, अगर हम बात करें इनकम टैक्स की जो कि सोल प्रोप्राइटर के लिए पे किया जाता है, तो ये बेसिकली ना उसका अपना पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है। एंड अगर पर्सनल एक्सपेंस है तो उस केस में आप उसको कैसे ट्रीट करोगे बेटा, एज ड्रॉइंग्स। और अगर ड्रॉइंग्स है तो इसका मतलब हम कैपिटल को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। क्लियर। एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स, यही एंट्री होगी ना, क्योंकि आप अगर ड्राइंग्स कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, कैपिटल डिक्रीज करना होगा। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट और नन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाय, अगर हम सैलरी का पेमेंट करें तो सैलरी क्या है बेटा, खर्चा है, तो सैलरी हमेशा क्या होगा, डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो इसका मतलब असेट डिक्रीज हो रहा है, तो असेट को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट इज ए। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश वुड, अब देखो कैश दे के हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो एक असेट बढ़ा रहे हैं, एक असेट घटा रहे हैं, तो क्या असेट पे किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो लिखा है इंक्रीज फिक्स्ड असेट्स एंड रिड्यूस करंट असेट्स। यहाँ क्वेश्चन में ना
इक्वेशन के हिसाब से नहीं पूछा है। हमें लगा अकाउंटिंग इक्वेशन पूछा है तो हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर किया था, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एज पर फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट दैट इज कैश डिक्रीज हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज फिक्स्ड एसेट्स एंड रिड्यूस करंट एसेट्स। बाकी भी हम ऑप्शन देख लेते हैं, रिड्यूस फिक्स्ड एसेट्स एंड इंक्रीज करंट एसेट, इंक्रीज टोटल एसेट, बोथ ए एंड बी, बट ऑब्वियस इसका आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट, नरेशन आर गिवन एट द एंड ऑफ, नरेशन हम कहाँ देते हैं, बीइंग करके हम नरेशन देते हैं ना, तो वो हम हमेशा किस में देते हैं, जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, दैट इज फाइनल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ईच लेजर अकाउंट और ईच जर्नल एंट्री, बट ऑब्वियसली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, मशीनरी क्या है, असेट है, और क्योंकि ये असेट है तो ये क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट। रेंट क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट, कैश, अगेन कैश क्या है, असेट, और उसको क्या मानते हैं, रियल अकाउंट। क्रेडिटर की अगर बात करें बेटा, तो क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी है, और क्रेडिटर बेसिकली किसको डिनोट करा है, किसी पर्सन को, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, P&L इज प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 15 मंथ्स, या इनफैक्ट कई बार 18 मंथ्स की भी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो जनरली ये जो पीरियड हम बना रहे हैं ना बेटा, ये पीरियड इसलिए बनता है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड का इसलिए बनता है, सो दैट एक पर्टिकुलर पीरियड का जब आप बुक्स मेंटेन करोगे तो आप हर साल हर बार उतने ही पीरियड के लिए बुक्स बनाओगे। तो आप पास्ट ईयर में आपने जो लास्ट बुक बनाई है उससे आप करंट ईयर की बुक को कंपेयर कर पाओगे। तो ये बेसिकली किसको फॉलो करता है, एज पर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट या पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि अपनी बुक्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, एंड जनरली ये टाइम पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगेन इस पे भी हमने क्लास अपलोड की है बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन इज करंट लायबिलिटी मीन्स, हमें पता है कि व्हाट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज जो 12 महीने से कम के अंदर अंदर, दैट इज 1 साल के अंदर अंदर आपको पे करनी होती है। लायबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, लायबिलिटीज विच आर पेबल इमीडिएटली वाली तो नहीं होती है, 1 साल का समय मिलता है हमें। लायबिलिटीज विच पेबल आफ्टर 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी। एंड लायबिलिटीज विच आर रिडेबल विद इन 3 मंथ्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि करंट लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए हमें 12 महीने का समय दिया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, हमारे पास इसी चैप्टर का फिल इन द ब्लैंक्स है, हम इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ओनली डैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस। अगर बुक कीपिंग की बात करें, दैट इज अगर हम बात करें जर्नल की, लेजर की, तो हर में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी है, दैट इज जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, जो कि फाइनेंस के फॉर्म में हुआ है, वो तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट जो नॉन फाइनेंशियल हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कभी नहीं कर सकते। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लो, इफ़ इन केस मान लो कि हमारे यहाँ एक मैनेजर है जो कि बेसिकली पूरा का पूरा हमारा फैक्ट्री और बिजनेस देखता है। अगर ये मैनेजर किसी भी वजह से क्विट कर जाता है अपनी जॉब, तो नो डाउट हमारी फर्म को लॉस होगा, बट क्या हम उस लॉस को कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉन कन्वर्टेबल इनटू मनी है, इसलिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर। तो हम बुक्स में सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, it is generally assumed that the business will not liquidate in the near foreseeable future because of but of its going concern concept, ये भी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट, द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। देखो, जो फर्म का, जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस है, इन दोनों को हम क्या मानते हैं, अलग अलग पर्सन। ये अलग अलग पर्सन क्यों माना जाता है, ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, एंड क्योंकि आप इनको अलग अलग सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट करो, तो ओनर अगर अपने बिजनेस से कोई भी पैसा लेता है तो उसको ड्रॉइंग माना जाता है, और अगर कोई पैसा देता है तो उसको कैपिटल माना जाता है, दैट इज लायबिलिटी। क्लियर। तो ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, प्रोप्राइटर ने जो भी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज पर लायबिलिटी। नेक्स्ट, गैप्स मीन्स, इसका जर्नली फुल फॉर्म क्या है, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, देखो विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है कि अपनी अकाउंट्स को या अपनी बुक्स को आप प्रॉपर नहीं दिखा रहे हो, बल्कि
आप उसको बढ़ा करके दिखा रहे हो सो दैट बाहर के लोग दैट इज़ पब्लिक अट्रैक्ट हो और आपके फर्म में और आपकी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे। तो विंडो ड्रेसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स शोइंग मोर प्रॉफिट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है। रीज़न बीइंग कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी होता है, तो जितनी भी चीज़ें एज पर कंपनीज एक्ट है वो फॉलो करना भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट, इन जर्नल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन, अगर जर्नल की बात करो ना तो उसमें हमेशा हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें। जैसे अगर लेजर बनाओगे तो लेजर को आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार या साल के अंत में भी बना सकते हैं। बट अगर हम बात करें जर्नल की, अब खुद ही सोचो कि हर दिन अगर आपके यहाँ सेल्स और परचेज हो रहा है, मान लेते हैं कि दोनों 10-10 एंट्रीज ही हो रही है, बट अगर हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या हमें 4 दिन बाद, 4 दिन तो छोड़ो, क्या नेक्स्ट डे भी हमें याद रहता है कि हमने किसको सेल या किससे परचेज किया था? नहीं याद रहता। इसलिए जर्नल को हम हमेशा किस में बनाते हैं? डे टू डे, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का ही मतलब होता है डे टू डे। क्लियर? नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ डेट विच इज़ नॉट रिकवरेबल और रियलाइज, मतलब नॉट रिकवरेबल, अब रिकवर हो ही नहीं सकता तो उसको हम क्या कहते हैं? बैड डेट। वो पैसा जो डूब गया, जो डेटर को देना था और डेटर ने नहीं दिया। अगर इस वर्ड के पहले प्रोविजन लिखा होता है, इसका मतलब कि वो डूब सकता है, तो उसका मतलब होता है कि फ्यूचर में वो डूब भी सकता है, नहीं भी डूब सकता। बट यहाँ क्या लिखा है? बैड डेट। बैड डेट मतलब वो पैसा जो डूब गया। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड, अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस निकालें तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता तो ग्रॉस लॉस। क्लियर? तो यहाँ बोला है सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो आंसर क्या हो जाएगा? जीपी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट, लाइव स्टॉक इज ट्रीटेड एज, अगर हम बात करें लाइव स्टॉक की तो हम उसको हमेशा एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि लाइव स्टॉक मतलब क्या? अगर हम किसी भी एनिमल की बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज कॉल्ड, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हम क्या कहते हैं? पासिंग एन एंट्री, दैट इज एंट्री। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस अकाउंट विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, ये भी हमने ऊपर बताया है। और हमेशा याद रखना कि एक्सपेंसेस, इनकम, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, यही हो सकता है अकाउंट्स में। इसका बैलेंस डेबिट होता है, इसका क्रेडिट, असेट का डेबिट और इन दोनों का हमेशा क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, अगर हम किसी ट्रांजेक्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वाया नरेशन। नरेशन में हम क्या करते हैं? डिटेल लिखते हैं कि अगर हमने एंट्री पास की है कैश टू सेल्स की, तो हमने किसको बेचा, कितनी क्वांटिटी बेची, किस प्राइस पे बेचा, वो हम कहाँ लिखते हैं? नरेशन में, दैट इज नरेशन। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स विल रिजल्ट इन डैश इन द ओनर्स कैपिटल, ड्रॉइंग से क्या होगा? हमेशा रिड्यूस होगा, दैट इज डिक्रीज। और अगर यहीं पे नेट प्रॉफिट लिखा होता तो इंक्रीज होता कैपिटल। एंड लास्ट, अ डेटर इज अ पर्सन हु डैश मनी टू द बिजनेस, डेटर कौन होता है? जो पैसा देता है, दैट इज ओज। अब आओ जल्दी से हम लोग ट्रू एंड फॉल्स भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, सही है। अकाउंटिंग मतलब ही क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स को, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन उनको बुक्स में रिकॉर्ड करना। ट्रू। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है बेटा, क्या है? अकाउंटिंग अजम्पशन। तीन ही तो अजम्पशंस हमारे पास, पहला है गोइंग कंसर्न, फिर है अक्रूवल और फिर है कंसिस्टेंसी। तो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, नहीं, अकाउंटिंग सिर्फ किसको इंक्लूड करता है? मॉनेटरी को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को तो वो देखता भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। जॉइंट वेंचर फॉलोज द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट्स, हमने जॉइंट वेंचर वाले लेक्चर में बताया था कि जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं करता, ड्यू टू इट इज़ अ टेम्पररी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ही टाइम के लिए बनता है, दैट इज़ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और जैसे वो प्रोजेक्ट एंड हो जाता है हमारा ये जॉइंट वेंचर क्लोज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स, क्योंकि ये कभी भी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आर्ट ऑफ अकाउंटिंग, ट्रू। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि अगर एक डेबिट करेंगे तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। ये थोड़ी है कि कैश टू सेल्स अगर हमने रिकॉर्ड किया एक बार तो दूसरी बार भी कैश टू सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं ना, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन लायबिलिटी,
एंड डिक्रीज इन असेट। कह रहा है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि लायबिलिटी बढ़ी और असेट घटा। अब देखो ये किस वजह से, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट और असेट का बैलेंस क्या होता है डेबिट। तो क्रेडिट मतलब ही क्या कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। आंसर क्या होगा? ट्रू। गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट? नो, इट इज एन इनटैंजिबल असेट। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, रिटर्न्स इन वर्ड्स इंप्लाइज परचेज रिटर्न। ये गलत लिखा है, इन वर्ड्स नहीं है, ये इन वर्ड है। रिटर्न इन वर्ड, रिटर्न इन वर्ड मतलब नाम से समझ में आ रहा है जो लौट के वापस आ रहा है। और लौट के वापस क्या आएगा बेटा? जो आपने बेचा वही तो लौट के वापस आएगा। तो उसका मतलब रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? सेल्स रिटर्न। और यहाँ रिटर्न आउटवर्ड लिखा होता तो समझ लो रिटर्न आउटवर्ड जो लौट के जा रहा है, तो जो आपने खरीदा होगा वही तो आप लौटाओगे। क्लियर? तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। किसको? रिटर्न आउटवर्ड को। और रिटर्न इनवर्ड को क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। एंड लास्ट, कैपिटल अकाउंट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ट्रू। ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब देखो अगर हम इस यूनिट की बात करें तो हमारे पास लास्ट मैच द फॉलोइंग बचा है। सबसे पहले देखो डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट, असेट। अगर असेट की बात करें तो असेट क्या है? रियल अकाउंट। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सब ऊपर डिस्कस किया था। एंड इंक्रीज इन असेट, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बेटा तो क्रेडिट। ये देखो ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर डिस्कस की थी। अब फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फिक्स्ड एसेट में हमारे पास क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। इनटैंजिबल एसेट क्या है? गुडविल। फिक्टिशियस असेट्स कौन से हैं? देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, एंड टोटलिंग ऑफ अमाउंट, कास्टिंग। अगर टोटलिंग ऑफ अमाउंट की बात करें तो क्या है? कास्टिंग। क्लियर? तो ये मैच द फॉलोइंग में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एमसीक्यूज। रीजन बीइंग कहीं से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके यूनिट 1 के थे जो कि रिलेटेड थे बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशंस एंड अजम्पशन से। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड इसके अलावा हमने जितने भी क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, एमसीक्यूज सेशन अपलोड किए हुए हैं, आइदर रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल or related to bit questions or related to your past year question papers and e-bulletins, हम सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। रीज़न बिंग हमने सबका एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो वहाँ से वो क्लासेस आप ज़रूर कवर कर लेना। और अगर उन क्लासेस में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।